हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान में 12th क्लास का जो आर्ट्स सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे कि जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था जो कि 2024 के पूछे गए प्रश्न थे। आज हम पार्ट 3 में भी उन सारे प्रश्नों को विश्लेषण करेंगे। हालांकि एक सेट में हमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम लोग इसको पार्ट वाइज करते देखते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए, अगर आपने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसको एक बार देखिए। उसमें सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। 29 राज्य थे लेकिन अभी वर्तमान में 28 राज्य ही हैं। अब देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो वो हमारे है अनुच्छेद 1 में, जिसमें कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। और हमारे संविधान में कुल 395 आर्टिकल हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब हम अगले प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। तो जो भारतीय न्यायपालिका है वो कानून की जो उचित प्रक्रिया होती है इसके द्वारा अपना कार्य करती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। देखिए हम देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती तीनों सूची का वर्णन दिया गया है। तो हमें ये भी याद रखना होगा कि ये हमारे 7वीं अनुसूची में दिया गया है। और जो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो ये सूची है समवर्ती सूची। क्योंकि जो संघ सूची होता है उस पर केंद्र ही केवल नियम कानून बना सकता है, और जो राज्य सूची होता है इसमें हर एक स्टेट वाइज, जैसे बिहार के लिए अपना कानून नियम केवल बिहार का जो सरकार होगा वही बना सकता है। लेकिन जब स्टेट का जो ये संघ का कानून होगा वो देश और राज्य सब पर लागू होता है। और समवर्ती सूची ये है कि इस समवर्ती सूची पर ये संघ केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। जैसे जितना बड़ा बड़ा निर्णय रहेगा, जैसे रेलवे हो गया या फिर बैंकिंग हो गया, इन सारे चीज़ों का नियंत्रण ये संघ सूची के पास रहता है। राज्य सूची में आ जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे राज्य सूची में आ जाते हैं। तो चलिए हम आगे को भी देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई राज्य के पुलिस भी होते हैं, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, तो वो सब राज्य सूची में आता है। मतलब इस पर राज्य कानून बना सकता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं हम। कह रहे हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो वो संविधान संशोधन है 74वां संविधान संशोधन। अगर पंचायती राज की बात करता तो हम उसके लिए बोलते हैं 73वां संविधान संशोधन। तो ये है हमारे नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वां संविधान संशोधन। अब हम अपने अगले प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा है कि नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। यानी नगर निगम हम कब उसको घोषित करेंगे, यानी शहरों में जितनी संख्या है उसके हिसाब से नगर निगम की स्थापना की जाती है। तो 10 लाख से अगर उस नगर की जनसंख्या है तो हम उसे नगर निगम कर सकते हैं। तो कम से कम 10 लाख संख्या होनी चाहिए, उसके बाद ही उसे नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। आगे के प्रश्न में कह रहा है कि भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए ये अनुच्छेद है हम लोग का 51, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की भी बात कही गई है। तो ये हमारा अनुच्छेद क्या हो जाएगा, विदेश नीति की बात यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना की बात पूछेगा किस आर्टिकल में कहा गया है, तो वो है अनुच्छेद 51। और इसी अनुच्छेद 51 के ए में भी हम लोग देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य का भी वर्णन दिया गया रहता है। और 36 से 51 तक का जो विषय है वो आता है भाग 4 में, 51A तक का आता है भाग 4 में। यानी हमारा मौलिक कर्तव्य जो 51A में है वो भी हमारा भाग 4 में जाएगा। जैसे हमने देखा है कि संविधान में 22 भाग हैं, तो उसमें चौथा भाग हमारे मौलिक कर्तव्य है और नीति निर्देशक तत्व है।
अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति आधारित है, यानी भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है। तो कहने का मतलब हमने जब देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो विश्व दो ध्रुव में बंट गया था, एक तरफ पूंजीवाद था, एक तरफ साम्यवाद था। तो भारत ने ये रास्ता निकाला कि वो किसी भी गुट के तरफ नहीं जाएगा, तो उसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाया, यानी इसने अलग से अपना रास्ता बनाया कि हम किसी एक बड़ी शक्ति के तरफ नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति आई कि अगर हमें किसी की तरफ जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन अभी हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, तो उसके लिए गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर अभी भी भारत चलता है। अब चलिए अगला प्रश्न कहता है कर है कि 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध 1971 में होता है। इसमें जन्म होता है बांग्लादेश का, यानी उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और ये जो बांग्लादेश है ये पहले था पूर्वी जो ये बांग्लादेश था ये था पूर्वी पाकिस्तान, और इसको क्या कर दिया गया, इसको आज़ाद करा के बांग्लादेश एक अलग देश बनाया गया। अब हम देखेंगे 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य, जिसमें 5 अस्थाई और 10 अस्थाई होते हैं। ये जो 5 अस्थाई सदस्य हैं इनको वीटो अधिकार प्राप्त रहता है, वीटो शक्ति, यानी जो ये डिसीजन दे देते हैं उसको कैसे भी मान्य होता है। लेकिन ये जो 10 सदस्य देश होते हैं इनका हर 2 वर्ष पे क्या होता है, इनका बदलाव होते रहता है। तो ये भी हमें याद रखना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है। आगे चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न में कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है न्यूयॉर्क में। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। कई बार ना एग्जाम में बहुत सारे ये जो भी संगठन होगा इनका मुख्यालय जरूर पूछता है, तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए हम आगे के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए आगे के प्रश्न में कह रहा है कि किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं होता, यानी 2000 ईस्वी में नहीं हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि 2000 ईस्वी में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ इनका क्या होता है, ये 2000 में इनका अलग से गठन होता है। जैसे उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो इन सारे चीज़ ये 2000 में एक साथ ही अलग हुए हैं। लेकिन ये जो तेलंगाना है ये हैदराबाद से 2000 कब अलग हुआ, 2014 में ये अलग हुआ। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। कह रहा है 52 नंबर प्रश्न में कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो ये हमें पता है कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। एक बार आप लोग संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है संविधान के स्रोत को एक बार ज़रूर देखिएगा। मैंने पॉलिटी के क्लास में भी कराया भी है, आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा तो उसमें मैंने बताया है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, फिर मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य या फिर प्रस्तावना है, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। तो भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब कह रहा है कि वर्तमान में 53 नंबर प्रश्न में कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी हाई कोर्ट की बात कर रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो एक देश का एक ही होता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय होते हैं हाई कोर्ट वो हर राज्य के अलग अलग होते हैं। और कई बार ये भी होता है कि 2 राज्य का एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो अभी देखिए भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 है। अब देखिए हो सकता है कि जैसे पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो एक ही है। तो इस प्रकार अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट या अर्थात उच्च न्यायालय हैं। कह रहा है आगे के प्रश्न में देखिए कह रहा है कि साफ्टा की स्थापना कब हुई। तो इस साफ्टा की स्थापना होती है 2006 में। देखिए इस साफ्टा की जो स्थापना 2004 में ही हो गई रहती है, लेकिन इसको लागू किया जाता है 2006 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2006। आखिर में ये साफ्टा है क्या, तो साफ्टा का फुल फॉर्म होता है कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कहने का मतलब कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो भी देश हैं वे व्यापार करेंगे बिना किसी रोक टोक के। तो ये साफ्टा जो बनाया गया है, जो आप लोग सार्क सुनते होंगे, सार्क
साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ये जो है इसी के द्वारा ये साफ्टा की स्थापना की गई थी। इसमें 8 सदस्य हैं और साफ्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा, जिसकी स्थापना 2004 में ही हो जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हो रहा है? 2006 में। तो यहाँ हमारा आंसर 2006 ही हो जाएगा। और इसमें सार्क में जो 8 सदस्य थे, जिसका हेड क्वार्टर काठमांडू है, इसमें हम लोग देखते हैं कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमें सार्क को भी याद रखिएगा आप लोग। और साफ्टा का यानी सार्क का दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ होगा? नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि भारत किस तरह का गणतंत्र है? कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष है, कि समाजवादी है, कि संप्रभु है, कि इनमें से सभी। तो देखिए, हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, देखिए पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द था लेकिन बाद में इसको पंथ निरपेक्ष कर दिया गया है, तो ये भी शामिल था। तो ये भी हम अभी इसको मानेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष भी है, संप्रभु भी है और समाजवादी भी है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए, हम लोगों ने आज लगभग शुरू से लेकर 33 प्रश्नों तक को कर लिया है। अब हम आगे के प्रश्न हैं, लगभग हम लोग एक सेट में 100 प्रश्न को करेंगे, जो कि चाहती तो मैं इसको 1 से 2 वीडियो में 100 प्रश्नों को करा देती, लेकिन उसका सही से एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकेगा। लेकिन देखिए, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम केवल एक प्रश्न से एक क्वेश्चन को ही करें, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर साफ्टा आया तो इसका हमने फुल फॉर्म जाना, इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे, जैसे सार्क ने इसकी स्थापना किया था, सार्क में कितने 8 सदस्य थे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। तो वैसे ही करके सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम लोग करते चलेंगे और पार्ट वाइज हम लोग सारे मतलब क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए, अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे 56 नंबर से। तब तक के लिए धन्यवाद।